नमस्कार साथियों, इस साल 17 सितंबर को पेरियार जी के जन्मदिन पर हमने एक अनोखी पहल शुरू की है जिसका नाम है साइलेंट हीरो। जी हाँ, साइलेंट हीरो के अंतर्गत हम समाज के उन लोगों को सम्मानित किया करेंगे जो बिना किसी प्रसिद्धि या किसी भी लालच के अपना पूरा जीवन लोगों और जन कल्याण की सेवा में लगा देते हैं, बिना ये सोचे कि कोई उन्हें जाने या ना जाने, वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। बस लोगों की मदद करना चाहते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, इसीलिए मदद कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइलेंट हीरो इन्हें इसलिए कहता हूं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बारे में कभी लोग जान भी नहीं पाते। ऐसे ही गुमनामी के अंधेरे में अपने लेवल पे जितनी हो सकती है उतनी मदद करते हैं और चुपचाप एक दिन बिना अपने कामों का ढिंढोरा पीटे मर जाते हैं। नेता लोग जो मदद करते हैं वो 10 लाख की मदद करेंगे तो 10 करोड़ का प्रचार करेंगे ताकि इलेक्शन जीतने के बाद 100 करोड़ कमा सकें। वो मदद कम और बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अगर इनके पास 50 रुपए भी हों तो 50 रुपए अपनी जरूरतों पे नहीं, किसी दूसरे आदमी के काम आने पर खर्च करना पसंद करते हैं। और वास्तव में यही लोग हमारे समाज के सच्चे हीरो हैं जो इस बुराई की समाज में भी थोड़ी अच्छाई की उम्मीद जगाए हुए हैं। और इन्हीं की वजह से लोगों को भरोसा है कि हाँ, समाज एक दिन बदलेगा और कुछ अच्छे आदमी भी आएंगे और एक दिन हमारा समाज तरक्की की राह पे चलेगा। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा अन्याय ये होता है कि दूसरों के लिए इतना करने के बावजूद इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमने सोचा है कि हम इनका सम्मान किया करेंगे जो भी हमें आसपास ऐसा आदमी मिला करेगा। आजादी की लड़ाई में हजारों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन हम केवल चंद शहीदों को ही जानते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस थे। इनके साथ ऐसा ना हो इसीलिए हमने ये पहल शुरू की है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसीलिए समाज सेवा नहीं करना चाहते कि दूसरों की सेवा में पूरी उम्र दुखी भी रहेंगे और कोई हमें जानेगा भी नहीं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि हमने क्या किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें फर्क पड़ता है। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा आदमी हो तो हमें बताएं, हम खुद उनके पास आकर उनका धन्यवाद करेंगे कि भाई आप जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहें, आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये साइलेंट हीरो जरूरी नहीं नास्तिक हों, धार्मिक भी हो सकते हैं। अब हो सकता है कि कई लोग हम पर यह इल्जाम लगाए कि हम तो धर्म के साथ मिले हुए हैं, झूठे नास्तिक होने का दिखावा करते हैं। परंतु मैं यहां आपको बता दूं कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मानवता और जन कल्याण। ऐसे लोग जो निस्वार्थ अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, अगर हम उनके कामों को ना देखकर बस ये देखें कि भाई ये तो भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, इससे दूर रहो, ये घटिया आदमी है, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। हो सकता है कि कई लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप केवल नास्तिकता ही आंख बंद करके देखना चाहते हैं और नास्तिकता के अलावा आपको इंसान की कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं देती, तो फिर आप किसी भी तरह से अपने आप को तार्किक या नास्तिक मत कहिए। आप भी एक तरह से अंधविश्वासी ही हैं जिन्होंने एक चीज पकड़ ली है और बस वही चीज देखनी है। यहां पर मुझे अपने आसपास एक ऐसे ही साइलेंट हीरो मनोज सोलंकी जी का पता चला जो पिछले 8 सालों से एक आसरा वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी बूढ़े आदमी को कहीं भी अगर मदद की जरूरत होती है तो वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास लाते हैं। यहां तक कि वृद्ध आदमी खुद नहीं कहते कि मुझे मदद की जरूरत है, बल्कि वो देखते हैं कि भाई कहीं भी सड़क पे कोई वृद्ध आदमी दुखी है, बेसहारा है, तो उसको खुद हाथ पकड़ के जबरदस्ती घर पे लाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और साथ ही जो भी इस वीडियो को देख रहा है पूरी दिल्ली में या कहीं भी किसी बूढ़े आदमी को घर की या किसी दूसरे तरह की मदद की जरूरत हो, वो निस्वार्थ इनसे संपर्क कर सकता है। इनका फोन नंबर डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इनकी कहानी आप इनके मुंह से ही सुने। हम गए थे इनके पास इंटरव्यू लेने, आप खुद जानिए कि इन्होंने अपनी जिंदगी की ये शुरुआत कैसे की
और इससे इनको क्या मिलता है। जैसी उनकी सोच थी कि जिनका जिसकी डेथ हुई है वो वैसे ही परेशान है और वो शमशान घूमने जा रहा है, उसको बिजली लकड़ी मिल रही है, पंडित जी उसको ठग रहे हैं, अब यहाँ पे पैसे दे दो, अब यहाँ पैसे दे दो, लकड़ी 10 रुपये की आ रही है, 100 रुपये की लकड़ी बेच रहे हैं, उसको उसके अपने मकड़ जाल में आप फंसा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के उसमें ये चीज़ें NGO उसमें हमें भी मिलेगी। तो हमने वहाँ पे फिक्स करके रेट का जो लिस्ट लगाई है, पंडितों को बता दिया, इससे कोई रुपया नहीं मांगो, तो फिक्स है लकड़ी का, जो आपका जो जहाँ संस्कार कराने का वो फिक्स है, वो लग गया है। पानी की व्यवस्था कर दी है वहाँ पे, कई उसमें तो AC के होल बना दिए हमने, क्रीमेशन हो रहा था वहाँ पर आराम से बैठे, छाया हो, पेड़ लग गए हैं और हरियाली है, पार्क बना दिया। हमने ऐसा कर दिया है कि लोग शमशान में जाते हुए ना डरते थे, आज हालत ये है कि लोग हमारे शमशान में घूमने आते हैं सुबह शाम। ये शमशान भूमि एक ऐसी जगह है, हम जो है हमारी जो संस्था है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से ज़्यादा मानते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एक झूठी चीज़ हो सकती है, लेकिन आदमी को शमशान भूमि में जाना है तो एक बहुत सच्ची चीज़ है, सच्ची उसको तो झुठला नहीं सकता। मैं एक मिनट के लिए ये आएगा कि भगवान था या नहीं था, मंदिर है या नहीं है, गुरुद्वारा है, लेकिन हम देख रहे हैं जो शमशान भूमि को देख रहे हैं तो सबसे बड़ी सच्ची चीज़ है, और वो तो मंदिर मस्जिद से भी पवित्र और अच्छी जगह होनी चाहिए। उसी को देखते हुए आज की डेट में हम 3-4 शमशान भूमि को देख रहे हैं जो MCD की है हमें दी, इसलिए वही साल से MCD जैसे शमशान भूमि के रख रखाव के लिए कुछ ग्रांट भी देती है? नहीं, हमारी कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं है MCD की और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। हाँ, रोज़मर्रा का जो मेंटेनेंस है वो हम करते हैं, मोटा जो खर्चा है वो MCD करती है। रोज़मर्रा छोटी मोटी चीज़ें वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर है, पंडित जी है, और जो लकड़ी है, बिजली का बिल है, पानी का बिल, वो सब हम सैलरी है, सब हम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ये कैसे जुड़ा मतलब वीर आश्रम से, तो मैं सुपरविजन के लिए जाता था शमशान में, तो वहाँ मैं देखता था कि एक वीर आश्रम का एक व्यक्ति वहाँ पे आते थे, तो जब भी मैं जाता था तो एक बुजुर्ग को लेके आते थे कि ये भाई इनका क्रीमेशन करो, दाह संस्कार। तो मेरे पास फोन आता था कि भाई फ्री में कर लो, मैं भी कह देता चलो भाई फ्री में करो, वीर आश्रम से आए हैं। तो कई बार ऐसे हुआ, तो एक दिन मैं चला गया कि मैं देखूँ तो सही है, हर महीने आ रहे हैं बुजुर्ग यहाँ, इतने बुजुर्ग कैसे मर रहे हैं। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, मैंने कहा कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपके लिए जा सकते हैं कि भाई कैसा है, कैसे चलाते हैं। तो जब मैं रात के 9:30 बजे मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि एक 150 गज का प्लाट था फर्स्ट फ्लोर, और गर्मी का मौसम था, 9:30 बजे का टाइम था। मैं गया उस हॉल में, मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस मेरा कि इतनी गर्मी थी कि मैं भी वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाया था। और उस हॉल में कम से कम 20-30 घंटे उसमें ऐसी गर्मी, जब मैं ही नहीं खड़ा हो रहा हूँ और उस हॉल में 30 बुजुर्ग हैं उसके अंदर, तो कैसे जिंदा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस इतने हॉल में एक भी खिड़की नहीं, एक भी वेंटिलेशन नहीं, एक भी एडजस्ट फैन नहीं, तो वहाँ तो बुजुर्ग मरने हैं। मैंने उसी समय तय कर लिया, मैंने सोचा नहीं कुछ भी, मैंने वो जो चला रहे थे उनको बोला कि ये बुजुर्ग मुझे दे दो, मैं भी आश्रम खोल रहा। मैं ऐसे ही बोला है, मेरे को 1 महीना लगेगा, 1 महीने में आप ही लोग चलाना, लेकिन इनको ये जगह जो है ना ये ठीक नहीं है। 150 गज में आप रखते हो, ऊपर लैंटर है, नीचे लैंटर है, गर्मी इतनी है, ये कैसे मरेंगे आप। उनको मैं ये समझा के वो ठीक है जी आप कर लो, कर लेंगे। तो फिर मैंने अपनी पूरी टीम को बताया कि भाई जगह देखो फटाफट, तो हमने जगह ढूंढी काफ़ी 10-12 जगह देखी, फिर हमें ये लास्ट में ये हुआ ये जगह तक करके इसको मैं फटाफट रंग को बंद करके तो पलंग वलंग रजाई वजाई सब करके मैं पहुँच गया वहाँ पे। ये अपना तैयार हो गया, आइए बुजुर्ग को लेके चलते हैं वहाँ पे, चलो आप ही को देखना। उन्होंने एकदम मना कर दिया, बोले ही नहीं हम नहीं देंगे बुजुर्ग। मैं तो अक्का पक्का रह गया, सारी तैयारी मैंने यहाँ कर ली है, वो देनी ही नहीं, तो उनको क्या करें। फिर हम आ गए वहाँ से, फिर हमने ऐसी शुरू की, शुरू होके
ये इसकी कहानी है सुनो। वो है इसकी जो हमारे माँ बाप हुए हैं, तो जैसा हमारा परिवेश होता जा रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो इज्जत मिलनी चाहिए बुजुर्गों को वो नहीं मिल पाती। या इसमें हमारा कोई भी वो ले सकते हैं कि आप बच्चों का जो है उनका अपना टीवी का रोल हो, या जो इन्फॉर्मेशन का जो चल रहा है आजकल व्हाट्सएप वगैरह, उसमें ध्यान दे के अपने बुजुर्गों को ध्यान दें। तो उसी को देखते हुए क्योंकि अभी ऐसा है तो आगे वो भी ज़्यादा खराब है, उसको देखते हुए हमने यहाँ पे शुरू किया है कि बुजुर्गों का यानी यहाँ पे उनको फ्री, जो हमारे लिए सारा बुजुर्ग है तो फ्री में यहाँ पे खाना पीना रहना सब वही आता है। तो जैसे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि भाई किसी प्रकार की सरकार से मदद नहीं मिलती है, रजिस्टर भी शायद नहीं है सर आपका, ये या रजिस्टर आपका? नहीं, हमारी एनजीओ रजिस्टर्ड है, पिछले 25 साल से हम रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे हम 8 साल से चला रहे हैं और गवर्नमेंट से हमें कोई एड नहीं मिलती है। पर हाँ ये है कि मेरे जैसे कुछ युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो हम आपस में अपना कंट्रीब्यूशन करके चला रहे हैं। यही सवाल था, जैसे चलाने के लिए पैसा या फंड कहाँ से आता है? ये हमारा कोई भी ऐसी कोई संस्था नहीं है, सरकारी या गैर सरकारी या कोई ऐसा कोई फंडिंग है जो हमें ऐसा कुछ नहीं करते। हमारे जैसे मेरे जैसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो सब मिल मिला के इसको चला रहे हैं। और कोई खास वजह सर किस तरह से बुजुर्गों से ही रिलेटेड काम शुरू किया आपने, जैसे कुछ अनाथ बच्चे या फ्री में बच्चों को शिक्षा देना, वो भी जैसे शुरू? नहीं, हमारा मेन जो हमने जब शुरू किया था 95 में, जब हमारा था युवाओं के लिए, हम यूथ के लिए काम करते थे, जिसमें उनका गेम्स का हो गया, उनको समझ शुरू हुआ था नया, तब हमने वहाँ से शुरू किया गेम्स से। फिर हम चले गए साथ साथ करते हुए वुमेन एम्पावरमेंट, महिला का सशक्तिकरण जो है उसमें चले गए। हमारे एरिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनका जो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए फॉर्मल एजुकेशन हमने शुरू किया और SHG जो समस्याएं का समूह पूरे गाँव में हमने 50 के करीब यहाँ पे जाना, जिसमें हमारी रोकते हमारे साथ में जुड़ी, उनको ट्रेनिंग कराना, उनको लोन दिलाना, खाद्यग्राम उद्योग से लोन दिलाया मैंने कम से कम 2 करोड़ के आसपास, जिससे कि वो अपना लोन लेके अपना काम धंधा शुरू कर सकें। उसमें जैसे पशु का है, भैंसे के लिए उसको दूध दे के अपना काम चलाए। कुछ गाँव में ऐसा था कि जिसको कुछ काम नहीं है तो शहर में आके फोटो स्टेट की मशीनें लगाई जाए। कुछ हमारे युवा थे जो फोटोग्राफर जानते थे लेकिन वो काम के लिए पैसा नहीं था, तो पैसा खाद्यग्राम उद्योग से हमें पैसा दिलाया, उन्होंने जानते। इसी तरह से किसी ने ट्रेनिंग ले रखी है मॉडलिंग की, जैसे कि आपके प्लास्टिक और फाइबर का यूज बच्चे वगैरह बनते हैं, उनको ट्रेनिंग दिला के उनका पैसा दिया। और बहुत से युवा हैं जो अपना काम नौकरी ना मिले तो अपना कर रहे हैं और सरकारी नौकरी से अच्छा कमा रहे हैं और वेल सेटल्ड है। बहुत सी फिर उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री स्किल योजना के अंतर्गत हमने सिलाई सेंटर का वो किया कंपनी के साथ मिलकर, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के साथ में हमने जो गुड़गांव में बेस जहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनी, वहाँ पे लगभग 500 तक हमने नौकरी में लगा ट्रेनिंग दे के, जो आज 12-13 हज़ार 20 हज़ार के करीब अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा आश्रम 8 साल हो गए। उससे पहले वुमेन एम्पावरमेंट का काम, वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ डेवलपमेंट, और साथ साथ हमने ये समस्या देखी कि बुजुर्गों का बुरा हाल है तो हमने बुजुर्गों का आश्रम किया। और अभी तक हमारा आश्रम का ये ध्येय नहीं है कि हम इसको करना है। अभी तक हम 250 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको हमने घर पे भेजा, और अब तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि पुलिस जो है तो नहीं ढूंढ पाती उनका घर, उसको हम ढूंढ लेते हैं। कई बार ऐसा है कि हम संपर्क करते रहते हैं SHO से, बात करते रहते हैं, जो छोड़ के जाते हैं भाई इनका घर कहाँ है, घर कहाँ है, लेकिन हम यहाँ पे काउंसलिंग करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो बताते हैं, सारी कलेक्ट करके काउंसलिंग करके उनकी जो इन्फॉर्मेशन थोड़ा इकट्ठा करके फिर उनको घर पे भेजते हैं। कई तो ऐसे बुजुर्ग हैं हमने जो 12 घंटे के अंदर अंदर बिहार से जो निकला हुआ है हमने 12 घंटे के अंदर अंदर घर पे भेजते हैं। काफ़ी बुजुर्ग ऐसे हैं कि रेलवे स्टेशन पे
पूरी फैमिली उनकी चढ़ गई, पीछे बुजुर्ग रह गए, वो तो निकल गए बेचारे हुए चलते हुए नहीं, तो किसी पुलिस को मिल गए तो हमको हमारे यहाँ पे छोड़ दिया। जब उन्होंने हमें पूरी चीज़ें बताई है, हमने उनको फ़ोन किया, वो आए हैं यहाँ पे लेके चले गए। अच्छा, जैसे कोई जानबूझ के बच्चे नहीं रखना चाहते माँ बाप को, तो उनके लिए क्या कुछ करते हैं कि भाई बच्चों को ज़बरदस्ती माँ बाप को रखने के लिए कहा जाए या फिर पुलिस की मदद ली जाए, ऐसे कैसे बच्चे छोड़ सकते हैं माँ बाप को? इसमें ये होता है कि मेरे 8 साल में एक बुजुर्ग ने भी ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों को केस करो। बीइंग एडवोकेट मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी की फीस नहीं लेनी, कुछ नहीं देनी, मुझे खुद केस करना है, खुद लड़ना है। लेकिन मेरे यहाँ पे एक बुजुर्ग ने भी ये नहीं कहा कि मेरे बेटों पे केस करो, मेरी प्रॉपर्टी आता रहेगा, मेरे को बाहर निकाल दिए, मेरी प्रॉपर्टी पर रहेंगे। कितना भी परेशान किया है। हमारे पास में ऐसे ऐसे बुजुर्ग आए जिनका सिर तोड़ रखा था, पसलियों तोड़ रखी थी, उंगलियां मोड़ रखी थी, उंगली तोड़ रखी थी, फिर भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि बच्चों पे केस करो, जबकि इनके लिए बहुत कुछ है, मेंटेनेंस का रहते हैं इनके लिए, वो भी है सारा कुछ। मैं बहुत समझाता हूँ कि आपकी तो कोई फीस नहीं लगनी है, आपको यहाँ रहना है, खाना पीना सब यहाँ पर है। लेकिन जो बच्चे आपको इतना जुल्म कर रहे हैं आपके ऊपर, उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन मेरे यहाँ पे कोई ऐसा बुजुर्ग, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे बच्चों को आप केस करो। बहुत से ऐसे हैं कि कुछ समय, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो लेने आते हैं, नहीं जाना चाहते तो नहीं भी जाते। लेकिन होता क्या है कि हम और आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एक ये है ना कि बुजुर्गों का अपने परिवार के प्रति एक मोह होता है, वो कितना भी मारने की होता है, लेकिन 3-4 महीने 6 महीने बाद बुजुर्गों का फिर वही होता है कि भाई मेरे को वहाँ पे जाओ। फिर हम उनको बुलाते हैं कि अब ठीक समय है, अभी खुद जाना चाह रहे हैं, अब आ जाओ। तो उनकी काउंसलिंग करके कई बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे बेटे ठीक है, मेरी बहू खराब है, तो हम बुलाते हैं बहू को, कौन सी बहू खराब है, किस बेटे की आपकी बहू खराब है, उसको बुलाते हैं, धमकी भी देते हैं। देख भाई, आपके बुजुर्ग से कहते हैं आपके 3 बेटे हैं, चौथा मैं हो गया, आपको जब कोई दिक्कत परेशानी हो, ये जो आपके साथ में जो आपकी बहू है उनको भी बोल देते हैं, जब भी परेशानी होगी चौथा लड़का मैं हूँ, मैं उठा लाऊंगा, इनका फ़ोन आती है, फिर मैं दूँगा नहीं आपको। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। 8 साल में बहुत कुछ देखा है। नहीं, हर बुजुर्ग की अपनी अपनी कहानी होती है। जितना अगर मैं 1000 लाख बुजुर्ग भी चले जाएंगे, उनकी कहानी अलग पाएगी। तो ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है कि हर एक का अपना अपना कहानी अलग है। जो भी हमको देख रहे हैं तो यही है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि हमें भी बूढ़ा होना है, हमें भी बुजुर्ग होना है। अभी हम जवान हैं तो हमें कुछ नहीं लगता है कि बुजुर्ग की प्रॉब्लम हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, जब हमको समझ में आएगी कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, तो उसको रहते हुए हमें अपना फ्यूचर भी देखते हुए इसकी जो समाज की जो पूर्ति है, जो अपने माँ बाप को रखते नहीं है, उसको रखना चाहिए। आने वाले समय में बहुत समय लगता है, वो हमारी वजह से ही आ रहा है। अगर हम समय रहते सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे कि एक बुजुर्ग का भी अपना जो हमें पैदा करते हैं, पालते हैं, उनको हम ठीक से रखते हैं, और फिर हमें भी ये चाहिए ना कि हम भी ठीक रहेंगे। जैसे हम अपने बुजुर्गों के लिए करेंगे, ऐसे ही हमारे लिए कोई करेगा। तो जैसा हम अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा ही मिलेगा। तो मेरा यही मैसेज है कि अपने माँ बाप की, दादा की तहे दिल से की इज्जत अच्छी तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, सब चीज़ों में। साथियों, मैं यहाँ आपको एक आखिरी बात और बताना चाहूंगा कि हमने मनोज सोलंकी जी का सम्मान जरूर किया है, लेकिन वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं बने हैं। और जिसे भी ट्रस्ट का मेंबर बनना है, भले ही वो साइलेंट हीरो क्यों ना हो, लेकिन उसे भी अपनी जाति, धर्म और भगवान की पूजा पाठ छोड़कर नास्तिकता और विज्ञान को मानना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक तरफ तो हमारे लिए मानवता, जन कल्याण ऊपर है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि नास्तिक होगा तभी मेंबर बनेगा। तो मैं यहाँ बता दूं कि अगर हम इनको शामिल करने के लिए नास्तिकता की शर्त को छोड़ते हैं, तो भले ही आज हम आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी यही जाति, धर्म हमारे आपसी लड़ाई झगड़ों का कारण बनेगी।
और ये खतरा हम 1% भी मोल नहीं लेना चाहते। इसीलिए हमने समस्या को ही जड़ से खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया है। हमें कोई भी जाति धर्म की कोई भी ऐसी चीज रखनी ही नहीं है जो कभी भी हमें आपस में बांटकर लड़ाए। तो जिसे भी ट्रस्ट से जुड़ना है, सम्मान हम सबका करेंगे। बिल्कुल, धार्मिक लोग जो जन कल्याण में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उनका दिल से स्वागत है, सम्मान करते हैं, जो मदद हो सकती है करते हैं। परंतु ट्रस्ट में अगर जुड़ना है तो नास्तिकता की शर्त माननी पड़ेगी, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम भविष्य में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। धन्यवाद।